सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आने वाले एग्जाम में हो सकता है इसी वीडियो से एक दो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं। तो देखो फिर इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका तो उत्तर होगा 129। देखो कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 किसने जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। भारत की रैंक क्या है, 129 है टोटल 146 देशों में से। और इसमें टॉप की बात करेंगे तो टॉप 3 की बताता हूं मैं आपको। आइसलैंड टॉप पर है, सेकंड पे फिनलैंड है और थर्ड पे नॉर्वे है। और सबसे लास्ट में भी बता दूं 146 नंबर पर सूडान है। तो इंडेक्सेस में यही मुख्य रूप से चीजें याद रखनी होती है, इंडेक्स कौन सा है, किसने जारी किया है, भारत की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है, और ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लो कि लास्ट पे कौन है। तो ये जो इंडेक्स है ये इंडेक्स लैंगिक समानता को मापता है कि कोई देश अपने संसाधनों और अवसरों को अपनी पुरुष और महिला आबादी के बीच कितनी अच्छी तरह से बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। तो खैर एग्जाम में आपसे मतलब वगैरह नहीं पूछेंगे, इंडेक्स याद रखना कौन सा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, भारत 129 नंबर पर है। अब इंडेक्स और रैंकिंग वाला प्रश्न है ये, और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है अब मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ। अब मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं 2024 के जनवरी से लेके अभी जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस सूचकांक आपने पढ़े हैं, अभी सारे आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और साथ साथ बोलने की कोशिश करना ताकि आपका रिवीजन भी हो। तो देखो इस साल का जो पहला इंडेक्स आया था वो था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था, उसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आया था, इसमें ये 4-5 पॉइंट्स है, इनमें से एक पॉइंट क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि सबसे क्लीन शहर कौन सा रहा, तो 2 थे इस बार, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में याद रखना महाराष्ट्र का शाश्वत टॉप पर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड में मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है, राज्यों में महाराष्ट्र टॉप पर है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है, और सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ है। और हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 ये पहली बार ही आई है, पहला संस्करण है। 3 बातें बताई थी, भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड हैं, तो 718 हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में मिलेंगे 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। एक टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, इसमें बताया था कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है, तो लंदन टॉप पे था, भारत में टॉप पे बेंगलुरु था जो विश्व में 6ठे स्थान पे था। फिर एक लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया, डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, भारत 41 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बोलेंगे, और इसमें भारत 42 पे था, टॉप पे अमेरिका है, जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। और एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया था, उसमें भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क था। और मानव विकास सूचकांक 2022 आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, ये 2022 मत सोचना, कंफ्यूज मत होना, इसी साल के हैं, ये 2024 में आए थे। और इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड, और इन दोनों को जारी किया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, इसमें भारत 126 पे था, टॉप पे फिनलैंड था, यूनाइटेड नेशन ने जारी किया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, भारत 4थे स्थान पे था और टॉप पे अमेरिका था। मतलब इसमें बताया था कि भारत की जो सेना है, आर्मी है, वो दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना को बताया था। एक बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 आया था, भारत 51 नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर है, जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। एक ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आया था, इसमें भारत 3रे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था, हुरुन ने जारी किया था। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस बन गया है भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, पहले स्थान पे साउथ कोरिया का है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पे रहा, टॉप पे रशिया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया, इसमें भारत 159 पर है, टॉप पे नॉर्वे है, जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 आया था, भारत 39 नंबर पर है, टॉप पे अमेरिका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 आया, इसमें टॉप पे न्यूयॉर्क था और भारत से दिल्ली टॉप पे था। दिल्ली इस पूरी रैंकिंग में 350वें स्थान पे था। और अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, भारत 176 नंबर पे था, टॉप पे एस्टोनिया था, येल यूनिवर्सिटी ने इसको जारी किया था। तो यहाँ पे जनवरी से लेकर जून तक
इन 6 महीनों में जो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे वो सारे मैंने एक साथ आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। इसमें मैंने इंडेक्स का नाम आपको बताया, सूचकांक बताया कौन सा है, भारत की रैंक बताई, टॉप पे कौन सा है ये मैंने आपको बताया, और किसने उसको जारी किया ये भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अच्छा पहले तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट हैं जो क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे हैं या कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे और मुझे आपको कोई नई अपडेट देना हो तो मैं यहाँ पे दे पाऊँ। क्योंकि हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब बातें पता है मेरी, कि मैं कैसे रिवाइज करवाता हूँ, क्या चीजें बोलता हूँ। तो अभी तो आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है वो तो मैं आपको बताता ही हूँ, लेकिन उसी से संबंधित मेरा लक्ष्य रहता है कि पिछले 6 महीने के या 1 साल के सारे इंपॉर्टेंट उसी के जैसे प्रश्न में आपको रिवाइज। बस मुझे आपसे एक ही चीज चाहिए। कौन सी चीज? अब आप सोच रहे होंगे लाइक या सब्सक्राइब के लिए बोलेंगे। नहीं भाई, वो तो आपके भाई का चैनल है, वो तो आप मेरे बिना बोले ही कर दोगे। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि पहली बार तो आप कंटिन्यू रहो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ पढ़ना तो आप रेगुलर रहेंगे, और जब भी मैं आपको चीजों का रिवीजन करवाऊंगा तो मेरे साथ साथ बोलेंगे। बोलने में शर्माना नहीं है, क्योंकि इससे आपको चीजें याद रहेगी लंबे समय तक, यही मैं चाहता हूं। और रेगुलर इसलिए ताकि कोई भी चीज आप मिस ना करो। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। आज खूब सारे अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे हम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जून 2024 में भारत और किस देश के बीच में जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा जापान। देखो यहाँ पे हम जिमैक्स 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म देखो, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब ये एक नौसेना का अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में हुआ। नाम से ये चीजें समझ में आ रही है। और क्या क्या याद रखना है कि अभी 2024 में इसका ये 8वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? जापान के योकोसुका में हुआ है। और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक नाम के जहाज ने हिस्सा लिया, ये ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला संस्करण है वो 2012 में हुआ था, वो जापान में हुआ था। और अभी लास्ट जो एडिशन है 7वें नंबर का, वो 2023 में हुआ था भारत के विशाखापत्तनम में। तो मिलिट्री एक्सरसाइज वाले प्रश्न में हमें यही चीजें ध्यान में रखनी होती है। अच्छा चलो फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न आ गया। और यहाँ पे एक बार फिर मैं आपको 2024 के यानी कि जनवरी से लेकर अभी जून तक जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है ना, वो सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो मेरे साथ साथ बोलना है। देखो इस साल की सबसे पहली एक्सरसाइज थी हमारी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज। भारत और UAE के बीच में हुई थी। कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। एक सहयोग काजन फिर हमने पढ़ा था, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज पहली बार हुआ था ये भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण था, भारत और इजिप्ट के बीच में हुआ था, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज का 11वां संस्करण हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया नाटो ने। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तनसीक एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हुआ ये भारत और सऊदी अरब के बीच में। कहाँ? राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, पोखरन राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया, 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ था। एक दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था, 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कहाँ? मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के बीच में हुआ, ये विशाखापत्तनम में हुआ था। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS तीर ने हिस्सा लिया था। कहाँ हुआ था ये? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। और सेशल्स के साथ भी हमने एक एक्सरसाइज किया था, लिमिट ये एक्सरसाइज। कहाँ पे? सेशल्स में ही। टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था, लगभग 10 दिनों तक चला था ये, भारत के अलग अलग स्थानों पे। धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, ये राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज इस बार 5वां संस्करण हुआ था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान में ही। सागर कवच एक्सरसाइज भारत की जितनी भी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने इसका आयोजन किया था। और एक विक्टस हेज याद रखना, अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की थी अमेरिका की स्पेस फोर्स ने, और उस एक्सरसाइज का नाम इन्होंने रखा विक्टस हेज। गगन पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था इसका। और गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना ने इसका आयोजन किया था पंजाब में। शक्ति एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, मेघालय की उमरोई में।
तारकश एक्सरसाइज, इस बार इसका ये 7वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था ये कोलकाता में। रेड फ्लैग एक्सरसाइज, ये एक बहुसैन्य अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मतलब, और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से राफेल फाइटर जेट ने हिस्सा लिया था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के अलास्का में। अमेरिका ही इसका आयोजन करता है। और एक रिमपैक भी हमने पढ़ा था, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस बार 29 नंबर का ये एडिशन हुआ था। इसमें भी बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, और भारत की तरफ से INA हिस्सा लिया था। कहाँ पे? अमेरिका के हवाई द्वीप पे। तो यहाँ पे लगभग 30 के आसपास मैंने एक्सरसाइज आपको रिवाइज करवा दिए हैं, तो इनको ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जब भी एक्सरसाइज आएगा ना, वापस स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। क्योंकि मैं जब भी कंटेंट तैयार करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल से तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई के, मेरी बहन की नौकरी का सवाल है। पूरी जान लगाता हूँ आपके लिए कंटेंट डिलीवर करने में, कंटेंट बनाने में। तो मैं कभी भी थकावट महसूस नहीं करूंगा, चाहे मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, कभी भी टालम टेल नहीं करूंगा। आपको हर बार पूरा दिल से रिवाइज कराऊंगा। बस आप मेरे साथ साथ बोलते चलो, आपको मजा आ जाएगा। बाकी वैसे रिवीजन वाली क्लास भी हम चलाते हैं, जो नए स्टूडेंट है उन्हें बता रहा हूँ। जनवरी से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम रिवीजन भी करते हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर देखें। 10 से 12 मिनट की वो डेली क्लास होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 लाइनर फॉर्म में आपको मिलेंगे वहां पे, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होता, इस तरह का थंबनेल होता है, मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आज आपके लिए एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको सुन करके। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ डेली, अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में, दोस्त तो होंगे ही सही, ऐसी बात नहीं है, स्टडी ग्रुप भी होंगे ही सही, तो यार एक बार अपनी वीडियो को शेयर कर दो उनके साथ। आज के हमारे वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा, अगर आपको लगे कहीं कि आपका ये भाई आपके लिए दिल से मेहनत करता है तो। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को। तो हर साल पूरी दुनिया में 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2002 में मनाया गया था। कौन मनाता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और हेड हैं गिलबर्ट होंगबो, जो कि इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी भी हैं। और ये इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाता है, याद रखना, इंटरनेशनल लेबर डे होता है 1 मई को, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो हम पढ़ रहे हैं ये 12 जून को होता है। वैसे इस बार की थीम क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। इंग्लिश में बोलोगे तो लेट्स एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, बाल श्रम के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बाल श्रम है क्या? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसकी डेफिनेशन है कि वो कार्य जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए खतरनाक है, वो बाल श्रम है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बच्चों की न्यूनतम कामकाजी उम्र रखी है 15 वर्ष। वहीं कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, इसी से संबंधित और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने, खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। और यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न ये भी बनता है कि 1979 में भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम पर कौन सी समिति गठित की गई थी? तो आंसर होगा गुरुपद स्वामी समिति। और इसी समिति की सिफारिश पर ही 1986 में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम लागू किया गया था। लेकिन इस अधिनियम में 2016 में संशोधन किया गया और इसने सभी रोजगारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी याद रखना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल श्रम आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में। वैसे बच्चों से एक दिवस आपको और याद होगा, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। अब वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब होता है? ये 20 नवंबर को होता है। और भारत में जो हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं वो 14 नवंबर को मनाते हैं। अब ऐसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, यहाँ डे के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो मैंने आपको दी है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखना। और जब भी डे वाला प्रश्न आता है, आपको पता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो चलो जून के डेज रिवाइज करते हैं। तो 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस था, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस। और अभी हमने पढ़ा था 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हमने मनाना शुरू किया है। तो ये सारे डेज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी, कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो आंसर होगा 2025 को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, 2025 को ही शांति और विश्वास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष और 2025 को ही ग्लेशियर संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और अभी ये क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2025 को ही घोषित किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखना। और वैसे आप जानते ही होंगे कि 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2022 को या 2023 को? यह आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पे ये एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये अच्छा प्रश्न है, इसे सुनो, कि 1925 में किस वैज्ञानिक के शोध पत्र के प्रकाशन को क्वांटम यांत्रिकी का नींव माना जाता है? तो आंसर होगा जर्मन वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग। और ये कब की बात है? 1925। तो आप देख सकते हो इस घटना को इस साल 2025 में पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। इसीलिए तो 2025 को ये वर्ष घोषित किया है। कौन सा? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। अब आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों किया गया? इसीलिए ये प्रश्न करवाया मैंने आपको। हमें किस देश ने प्रस्ताव पेश किया था, मतलब किस देश ने बोला था? तो वो अफ्रीकी देश है घाना। ये भी याद रखना। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। और यहां से सबसे अच्छा प्रश्न ये बनेगा, वैसे तो अभी इसकी 78th सेशन चल रहा है, 78वां सत्र चल रहा है, और उसके अध्यक्ष तो आप जानते ही हो कौन है, डेनिस फ्रांसिस हैं, जो किस देश के हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये सत्र चलेगा अभी अक्टूबर सितंबर तक। फिर सितंबर 2024 से अगला सत्र शुरू हो जाएगा, 79 नंबर का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसके अध्यक्ष अभी से बना दिए गए हैं, मतलब उनकी घोषणा कर दी गई है। क्या नाम है उनका? चलो, उनका नाम मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि उनका नाम अगर आपको याद नहीं है तो आप सर्च करके लिखोगे तो वो नाम आपको याद होना जरूरी है। तो आप जब सर्च करके लिखोगे तो आपको वो याद होगा। तो इसीलिए ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूं। हाँ, इतनी सी मैं आपकी मदद कर देता हूं। वो किस देश के हैं ये आपको बता देता हूं, वो कैमरून के हैं। बाकी जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके उत्तर आपको जरूर देने होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट्स देख करके, और रेगुलर देखता हूं उनके कमेंट्स, और इसका बेनिफिट उनको मिल भी रहा होगा। वो ऐसा कमेंट करते हैं, इससे मुझे फायदा नहीं है, इससे उनको फायदा हो रहा है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जीवन में शायद कभी काम आ जाए। जितना चाकू को घिसा जाता है ना, उतनी ही उसकी धार मजबूत होती है, और इतनी धार मजबूत हो जाती है कि एक बार अड़ने मात्र से ही वो सामने वाले को अड़ने मात्र से ही काट देता है। इतना शक्तिशाली हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको अपनी धार मजबूत करनी है तो घिसना तो आपको पड़ेगा, वरना फिर वो दूसरे चाकू देखे ना, ब्लंट नाइफ जिसे कहते हैं, भोंटा चाकू कहते हैं, है ना, जिसकी धार नहीं होती, वो कुछ काटता ही नहीं है, क्योंकि उसने तकलीफ नहीं झेली है ना घिसने की। तो फिर इसकी कोई कदर नहीं होती, कोई नहीं पूछता उसको। तो बेटे, घिसना तो पड़ेगा। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका तो उत्तर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, चंद्रबाबू नायडू इसका आंसर है। हम कई बार पढ़ चुके हैं और न्यूज में भी काफी चर्चा में है ये। तो बस अभी इन्होंने शपथ ले ली है 12 जून को, इसलिए ये प्रश्न मैंने लिया। तो भैया, आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू जी ने शपथ ले ली है। एक बार फिर से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहले भी रह चुके हैं ये। तो आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश के ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ किसने दिलाई वैसे इनको? जो राज्य के गवर्नर हैं। कौन है? एस अब्दुल नजीर। और वैसे ये आंध्र प्रदेश के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पे उन्होंने किसको हराया है, या पहले या मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन थे? वाईएसआर पार्टी के जगन मोहन रेड्डी। और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी का नाम क्या है? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। और यहाँ पे डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जो पवन कल्याण है, उनको। जनसेना पार्टी के प्रमुख हैं ये, एक्टर भी हैं, नाम तो आपने सुना ही होगा इनका। वैसे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं 175, टीडीपी की यहाँ पे सीटें आई थी 135। इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई है। पवन कल्याण की जनसेना ने 21 सीटें जीती थी और बीजेपी की 8 सीटें आई थी। तो तीनों ने मिलकर के 164 सीटों के साथ यहाँ पे अपनी सरकार बनाई है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी है। जिस तरह से
केंद्र में आपकी गठबंधन की सरकार है ना, उस एनडीए में टीडीपी भी है, तेलुगु देशम पार्टी। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ लो कि अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने घोषणा की है कि भैया हम जैसे ही जीत जाएंगे, और जीत चुके हैं और अब मुख्यमंत्री भी बन गए, तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाया जाएगा। क्योंकि अभी तक यहाँ की कैपिटल हैदराबाद थी, जो कि तेलंगाना की भी है, लेकिन अब 10 साल हो गए तो हैदराबाद केवल अब तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश को अपनी खुद की नई कैपिटल बनानी होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री वाला प्रश्न है, तो एक काम करता हूं, अभी 2024 में जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिन जिन राज्यों में, वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। वैसे तो कल के वीडियो में भी मैंने आपको रिवाइज करवाए थे, लेकिन अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनका भी थोड़ा सा फायदा करवा देते हैं, और आपने कल का वीडियो पढ़ लिया तो रिविजन कर लेना। जैसे कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय, मिजोरम के लाल दुहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, और हरियाणा के नायब सैनी बने, झारखंड के चंपई सोरेन बने, और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी बन गए कौन, मोहन चरण मांझी, और ये आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू बन गए। ये सारे अभी 2024 में ही बने हैं, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन होंगे, तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी ये वर्तमान में हमारी थल सेना के उप प्रमुख हैं, और आप जानते हो हमारे प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे हैं। लेकिन अभी वो 30 जून 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनके स्थान पे हमारे नए आर्मी चीफ बन जाएंगे ये उपेंद्र द्विवेदी। वैसे तो मनोज पांडे ये पिछले महीने यानी कि 31 मई को रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो सिंपल सा याद रखेंगे, हमारे नए आर्मी चीफ अब कौन होंगे, उपेंद्र द्विवेदी होंगे। किनका स्थान लेंगे ये भी याद रखना, मनोज पांडे का। वैसे अभी हमारे नए नौसेना प्रमुख नेवल चीफ बने हैं कौन, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, और इन्होंने किनका स्थान लिया था, आर हरि कुमार का। बाकी इंद्रपाल सिंह अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव बने, और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, वैसे आर्मी डे हम कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। और एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे, विवेक राम चौधरी हैं। वो पुराने ही हैं, ये 2 अभी नए हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, हमारे दूसरे नंबर के सीडीएस का नाम भी याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान उनका नाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा राजप्रिय सिंह को। तो अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है राजप्रिय सिंह को। अब यहाँ पे ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ग्रामीण विकास मंत्रालय अभी किसे दिया गया है। बाकी ऑप्शन पे चलेंगे तो नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कुलपति बनी, नलिन प्रभात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल, और श्रीनिवास पिल्लई विप्रो के सीईओ बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया है। प्रश्न में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई थी, तो उत्तर होगा जून 2015 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान अभी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। और कब हुई थी ये योजना शुरू, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में, जिसका उद्देश्य था देश के कमजोर वर्गों को, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को कम कीमत में घर उपलब्ध कराना। इसकी नोडल एजेंसी है, मतलब कौन देखरेख करती है इसका, तो नोडल एजेंसी है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय। अब आपके लिए ये प्रश्न है कि इस मंत्रालय के अभी नए मंत्री कौन बनाए गए हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इंग्लिश में भी बता दिया मैंने, ताकि आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब बताओ अंतर। अच्छा, इसी से संबंधित मुझे आपको सरप्राइज देना था, यहाँ पे बात छिड़ गई है तो छेड़ देते हैं पूरी तरह से। अभी जो नए कैबिनेट मंत्री बने हैं, किस किस के पास कौन सा मंत्रालय आ गया, उसका तो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दिया है। मतलब उस वीडियो में मैंने आपको हर वो पॉइंट बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और देखना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आने वाला है, ये आप जानते हो बात। वहां हर मंत्री मैंने बता दिया, नाम क्या है, कौन सा मंत्रालय मिला है, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा से अगर नहीं लड़े तो वो राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। किसके खिलाफ लड़े थे पिछली बार, कौन सा मंत्रालय था या नहीं था, उनसे संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट बात है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। आप देखोगे इतनी सारी जानकारी देने के बावजूद भी अपना वीडियो बहुत छोटा बना है। वैसे तो यूट्यूब में अभी तक इस तरह के टॉपिक की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन उन सब में भी सबसे ज्यादा जानकारी दी है मैंने आपको, लेकिन फिर भी वीडियो सबसे कम छोटा बना है दूसरों के तुलना में। तो ये अपने वीडियोस की खासियत होती है। और जो काम की बात बता रहा हूँ वो रह गई है,
काम की बात यह है कि अब बल्ले बल्ले करो, क्योंकि मजा होने वाला है। जिस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम याद दिलाए, जिस तरह से नोबेल प्राइजेस के नाम याद दिलाए, या पिछले बार जब सरकार बनी थी तो मंत्रालयों के मंत्रियों के नाम याद दिलाए थे, उसी तरह से इस बार का ट्रिकी वीडियो आपके सामने आने वाला है। मेरे ख्याल से आज ही आ जाएगा, कब आएगा ये टाइम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज आपको मिल जाएगा वीडियो। और मुझे वीडियो बनाने में बहुत मजा आया और मैं डैम श्योर हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको भी मजा आएगा। और जब अभी मंत्रालय में आपसे पूछ रहा हूं ना बीच बीच में प्रश्न में, तो मेरे उत्तर उनके दिमाग में यूं ही चल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिक से जब मैंने बताया, आपको समझाया वीडियो में, तो उसी ट्रिक से मेरे दिमाग में आंसर आ रहे हैं फटाफट से। तो उसी तरह से आपके भी दिमाग में आने लग जाएंगे जब आप वो वीडियो देख लोगे। तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, वीडियो जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपने अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, चेक कर लेना। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से सेट कर लेना, वरना फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और टेलीग्राम यूज करते हो तो वहां पे क्रिक एग्जाम को ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है सोलोस चिलिमा, इनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो आंसर होगा मलावी। अफ्रीकी देश है मलावी और उसके वाइस प्रेसिडेंट थे ये सोलोस चिलिमा। इनका भी प्लेन हादसे में निधन हो गया है। उनका प्लेन वहां पे जो चिकन गावा पर्वत श्रृंखला है उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये निधन हो गया इनका। अभी आपको याद होगा, इसी तरह से एक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के प्रेसिडेंट की भी मृत्यु हो गई थी। क्या नाम है उनका? इब्राहिम रायसी है। चलो आप मुझे बताना कि ईरान के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं, जब तक मैं आपको ले चलता हूं इस देश में जिसका नाम है मलावी। ये रहा मलावी। कैपिटल लिलोंगवे होती है, करेंसी है मलावियन कोचा, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लाजरस चकवेरा। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितना रख दिया है? तो आंसर होगा 6.6%। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है और 2026 के लिए 6.7%। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, आरबीआई ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 7.2% रखा था। अच्छा, वैसे वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष याद रखना अजय बंगा है। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। और फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, भूल गए हैं, तो यार एक बार लाइक तो कर दो। इतना कहने के बाद तो कर दिया करो यार। कितनी रिक्वेस्ट करवाते हो आप लोग मुझसे, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, याद रखना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? मोहन चरण मांझी। फिर पूछा 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, पहली बार मनाया गया कब? 11 जून को। फिर पूछा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। फिर पूछा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव कौन बन गए? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। फिर पूछा बिल गेट्स की आत्मकथा लॉन्च की गई, नाम क्या है? सोर्स कोड। फिर पूछा कैनेडियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया? मैक्स वर्स्टन ने, रेड बुल के ड्राइवर है। फिर पूछा मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए? संग्राम सिंह। फिर पूछा यूरोपीय संसदीय चुनाव हारने के बाद किस देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? तो आंसर होगा फ्रांस ने। और आखिरी प्रश्न पूछा मोटो जीपी भारत के 2025वें संस्करण का, मतलब 2025 में जो संस्करण होगा उसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा यूपी में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था किस राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।